हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे हैं, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके एग्जाम की तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए फिलहाल ये वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग फिलहाल पजल चैप्टर जो है हमारा उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, डिफिकल्ट सवाल हैं वो यहाँ पे मैं करवाऊंगा। सीक्वेंस में नहीं है कि पहले आसान है फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा मुश्किल, उससे थोड़ा सा मुश्किल। कुछ आसान होंगे, कुछ मुश्किल होंगे, कुछ काफ़ी मुश्किल भी होंगे। जो जो मुश्किल सवाल मिलते रहे उसकी एक फाइल बनवा दी भाई 10-12 सवालों की, वो फिलहाल मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ठीक है, फिलहाल चलते हैं पहले सवाल पर। आज का पहला सवाल हमारे सामने ये लिखा हुआ है। और डायरेक्शन डायरेक्शन जैसे कि हम पहले भी पढ़ते थे सिटिंग अरेंजमेंट में या पजल के जो सवाल किए हैं उसमें क्या था कि डायरेक्शन ही हम लोग सोल्व करते थे। अगर डायरेक्शन सोल्व हो गई तो उस पर आधारित 3 सवाल, 5 सवाल या 4 सवाल, 2 सवाल जो भी होंगे वो हमारे अपने आप सोल्व हो जाएंगे, उसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। तो फिलहाल सामने आते हैं। सवाल पर लिखा हुआ है कि 7 दोस्त हैं और कार्ड्स का गेम खेल रहे हैं, सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं। तो कार्ड्स के गेम से पता होगा कि भाई ये ऐसा गेम है जिसमें सभी का फेस सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, कार्ड्स का गेम ऐसे ही खेला जाता है। दूसरी बात, नहीं भी दे रखा है तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल गेम लिख रखा है, ठीक है, वो ऐसे होता है। दूसरी बात, अगर गेम नहीं होता, रैंडमली बोल दिया कि ऐसे बैठे हुए तो कैसे बैठेंगे, तो भी सभी का फेस अंदर सेंटर की तरफ ही मानते हैं, तो उसी में ही बैठाते हैं हम लोग। ठीक है, फिलहाल बात कर लेते हैं इसकी। तो 7 लोग हैं, सर्कुलर टेबल है, तो पहले सर्कुलर टेबल ही बना देते हैं भाई, क्या फर्क पड़ता है अपने को। 7 लोग हैं तो 7 लोग किस तरीके से बैठेंगे वो बैठा दिया। 7 को बैठाने का तरीका मैं बता चुका हूँ काफी बार। कम से कम भी 20 सवाल हमने ऐसे किए होंगे अपने पहले के वीडियोस में, जो 7 लोग कैसे बैठाए जाएंगे, 6 लोग कैसे बैठाए जाएंगे, 8 लोग है तो कैसे बैठाए जाएंगे, 8 लोग सर्कल में है तो कैसे, टेबल में है तो कैसे। और वहां से सवाल भी फिक्स है कि वो वैसे ही फॉर्मेट से आते हैं। फिलहाल आगे बात कर लेते हैं। डी इज नॉट ए नेबर ऑफ सी और ई। ठीक है, रैंडम लाइन लिख रखी है, यहाँ से सवाल नहीं होगा भाई सवाल को सोल्व करने के लिए अगली लाइन पढ़नी होगी बेटा। ए इज नेबर ऑफ बी एंड सी। हाँ, ये फिक्स डाटा है और हम लोग सवाल फिक्स डाटा से ही सोल्व करते हैं। तो क्या होगा, ए नेबर हो गया किसका भाई, बी और सी का, ये बना लिया। लेकिन इसका उल्टा काम भी तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता है भाई। उस केस में क्या करेंगे, एक और बनाएंगे भाई हम लोग। ये रहा, ये ए है, इधर सी रख देंगे, इधर रख देंगे बेटा बी को। आगे पढ़ते हैं। जी हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है, ये लाइन पढ़ने से पहले वापस इस लाइन पर आते हैं हम लोग। डी इज नॉट ए नेबर ऑफ सी और ई। डी जो है सी का नेबर नहीं है, सी का नेबर डी नहीं आ सकता बेटा, सी का नेबर डी नहीं आ सकता यहाँ पे। ठीक है, ई भी लिखा हुआ है, फिलहाल के लिए हमने छोड़ दिया है इसको क्योंकि अभी तक ई पता ही नहीं बैठा कहाँ पे है। आगे बढ़ते, जी हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के सेकंड लेफ्ट पर है डी, डी के सेकंड लेफ्ट पर क्या, ये आएगा जी। तो डी यहाँ नहीं आ सकता, डी यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये रहा डी। डी के सेकंड लेफ्ट पे जी, ये रहा, बिल्कुल ठीक है, जो कि यहाँ पे जी आ गया। लेकिन जी के ही पड़ोसी के बारे में बता रखा कि उसके पड़ोसी, एक पड़ोसी ई है, दूसरा पड़ोसी एफ है। बोले तो कुछ ऐसा रहा होगा, जी ई एफ, या एफ इधर और ई इधर, कुछ ऐसा रहा होगा। लेकिन जी का ये पड़ोसी बैठा सकते हैं, लेकिन ये वाला पड़ोसी नहीं बैठा पाएंगे। इसका मतलब इस पॉसिबिलिटी पे जो काम कर रहे थे वो बिल्कुल गलत कर दिया हम लोगों ने। वापस इस पर आते हैं। डी का पड़ोसी डी नहीं आ सकता, ठीक है भाई, लेकिन डी यहां तो आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। अब वापस बात कर लेते हैं। अगर डी यहां पे बैठा हुआ तो डी का सेकंड लेफ्ट जी, और जी के दोनों पड़ोसियों की जगह पर दोनों स्थान पर खाली जगह है जो कि बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, डी को इधर रखूंगा तो फिर भाई जो जी है वो कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा, और जी का फिर पड़ोसी सेट नहीं हो पाएगा। डी को इधर रखूंगा तो फिर जी ही नहीं बैठ पाएगा। तो डी का रखने का एक ही स्थान है जो कि यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, आसान बात है, थोड़ा सा मुश्किल जरूर था लेकिन कर सकते थे हम लोग। डी का पड़ोसी ई भी नहीं हो सकता, डी के पड़ोस में ई नहीं आएगा, तो डी के पड़ोस में ई नहीं आ सकता, तो इसका मतलब इधर क्या आएगा, एफ आएगा, इधर क्या आएगा, ई आएगा। ये सवाल हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। और फिलहाल इतना सवाल जो है ये अपना डायरेक्शन का आंसर था भाई, और इसी को मानकर हम लोग सवाल का आंसर देते। जैसे कि मेन सवाल पूछा होता तो क्या पूछा रखा होता, ए के सेकंड लेफ्ट पर कौन होगा, तो ए के सेकंड लेफ्ट पर डी हो जाएगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान था, कर सकते थे। ऐसे ही एक नहीं 2 सवाल, कम से कम 2 सवाल दे रखे होंगे अगर सवाल थोड़ा सा इतना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों रहा ये सवाल, क्योंकि वैसे तो सिंपल सी 4 लाइन लिख रखे, क्या 4 लाइनों का सवाल डिफिकल्ट है, नहीं है भाई, डिफिकल्ट आसान है। लेकिन इसमें बार बार अपने को ना स्टेटमेंट पर चेंज करना पड़ रहा था। जैसे कि हमने क्वेश्चन तीसरी स्टेटमेंट से शुरू होगा भाई, तो पहले तीसरी करी, तीसरी के बाद दूसरी पर जाना था अपने को, फिर तीसरी को चौथी के साथ करना था चेक, चौथी के बाद फिर वापस दूसरी पर आना था, तो स्टेटमेंट बार बार बदल रही थी।
एग्जाम में अगर लाइन को ऊपर नीचे करके पढ़ना पड़ेगा तो चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएंगी। अच्छा, जिससे लगे कि अगर हम ऐसा कर सकते थे कि स्टेटमेंट को पढ़ते रहें, सोल्व करते रहें, तो डी का पड़ोसी, डी जो है सी और ई के पड़ोस में नहीं है, तो कहां पे रखोगे इसमें कि सी यहाँ है, ई यहाँ है, और ना तो उसके पड़ोस में डी आ सकता, ना सॉरी, ना सी के पड़ोस में डी, ना ई के पड़ोस में डी। नहीं रख पाओगे भाई, जब चीज रख ही नहीं पाओगे तो लाइन वाइज कैसे कर पाओगे? कुछ लाइनें, कुछ डाटा छोड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, वापस उसी पर आना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा, फिर वापस आना होगा, और इन्हीं सभी चीजों में ये चीज अपने आप में, ये सवाल अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, मेंस लेवल का हो गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से लिख रखा है दो, सॉरी दो कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 लोग हैं, 6 के 6 के नाम दे रखे हैं, नहीं दे रखा बाय डिफॉल्ट ए से एफ तक चला जाएगा। 7 लोग हैं ए से जी तक, 8 लोग हैं ए से एच तक, ठीक है जी। ग्राउंड में बैठे हुए, हेक्सागोनल शेप में बैठे हुए हैं। भाई शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी हो बंदे वैसे ही होंगे, ठीक है। अब वापस आता हूं सवाल पर, क्या ऑल द साइड ऑफ द हेक्सागन सो फॉर्म्ड आर ऑफ सेम लेंथ। क्या इस लाइन के लिखने की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं थी भाई, वो कैसे भी चाहता वैसा ही लिख देंगे। अच्छा, हेक्सागोनल शेप है तो फर्क कब पड़ेगा? फर्क तब पड़ेगा जब 6 बंदे साइडों पर बैठे हों और 6 बंदे कॉर्नर पर बैठे हों, यानी कि पूरे सवाल में 12 बंदों के बारे में बातें हों। और 12 बंदों के बारे में बात करने का मतलब है बैंकिंग का मेंस लेवल, इंश्योरेंस का मेंस लेवल चला गया भाई वो, ठीक है। उससे पहले कभी नहीं आएगा वो इतने लोगों का, मैक्स टू मैक्स 8 लोगों को आता है। फिलहाल बात करते हैं, तो कोई भी फिगर हो उसमें इस लाइन का लिखने का कोई भी फर्क नहीं था। ये लाइन लिखी इसलिए गई है ताकि सवाल को लेंथ मिल सके, दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट या लेंदी लग सके। आगे बढ़ते हैं। ए इज नॉट एडजेसेंट टू बी एंड सी, तो एडजेसेंट तो सर्कल में भी बन जाएगा, एडजेसेंट तो यहाँ पर भी बन जाएगा। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हेक्सागोनल फिगर बना लेते हैं भाई, ठीक है। चलिए भाई हेक्सागोनल फिगर बना बना लेते हैं। ये रही भाई हेक्सागोनल फिगर। ए इज नॉट एडजेसेंट टू बी एंड सी, ठीक है भाई, ये फिर से पिछले सवाल जैसी बात हो गई। डी इज नॉट एडजेसेंट टू सी और ए, बी एंड सी आर एडजेसेंट, ये बात है यहाँ पे। इसको करते हैं, ये रहा बी, ये रहा सी, ऐसे हो सकता है, बड़ी अच्छी बात है। दूसरा काम इसका अपोजिट भी हो सकता है भाई, बोले तो कि कुछ ऐसा हो सर, यहाँ पे बी बैठा देंगे, यहाँ सी बैठा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। हाँ, ये रहा जी। एफ इज इन द मिडल ऑफ डी एंड सी, डी और सी के बीच में बेटा, सी ये रहा तो डी इधर आएगा और उसके बीच में एफ आ गया। सी ये रहा तो डी इधर आएगा, बीच में एफ आ जाएगा, इधर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बी एंड सी आर एडजेसेंट, एफ इज इन द मिडल ऑफ डी एंड सी। सबसे पहले बेटा पूरे सवाल की लास्ट लाइन सोल्व हुई है, मतलब पूरा सवाल पढ़ लिया, वो बीच में से सोल्व होगा ही नहीं। सोल्व होने के लिए पहले लास्ट सेकंड, फिर लास्ट वाली लाइन, ये होगी। अब वापस से उल्टा पढ़ना पड़ेगा सवाल को अपने को। चलो, ए इज नॉट एडजेसेंट टू बी, बी के पड़ोस में ए नहीं आ सकता, इसका मतलब ए जो है बेटा वो इधर आएगा। अब बीच के जो एक लाइन लिख रखे है वो मत पढ़ो भाई, क्यों? क्योंकि 6 बंदों के बारे में बातें थी, 5 बंदों का डाटा पता है, एक जगह बचती है, एक बंदा बचता है, वो बची हुई जगह पे बचे हुए बंदे को बैठा देंगे हम लोग। कौन बचता है? ए बी सी डी ई, ई बचता है बेटा, ई इधर आ गया, ठीक है जी। और बी का पड़ोसी जो है वो ए नहीं है, तो ए जो है भाई वो इधर आ गया, एक बंदा बचता है, इधर भी वही बचा होगा, ए बी सी डी ई और एफ, ये बच गया। तो दोनों सवाल जो हैं, दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो है अपनी राइट हो चुकी हैं। तो फिलहाल क्या करेंगे, मैंने पहले भी कहा था कि जब भी पॉसिबिलिटी या तो कट जाएगी भाई, और अगर नहीं कटी तो फिर क्या होगा, वहां से आंसर पूछा जाएगा जो कि दोनों पॉसिबिलिटियों में सेम आंसर देता है। अब इसकी बात कर लेते हैं, सेम आंसर कौन सी पॉसिबिलिटी में दे रहा है भाई? सेम आंसर बेटा यही बनेगा, देखो ए किसके सामने बैठा है, सी के सामने, डी के सामने बी बैठा है, ई के सामने एफ बैठा है, ये बनेगा इसका सेम आंसर, ठीक है। बाकी तो इसमें आंसर बदल जाएगा, इधर ए के लेफ्ट पर ई है, इधर ए के लेफ्ट पर डी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का फर्क है। फिर सवाल कैसा होगा? अब वापिस से सवाल की तरफ आते हैं, हालांकि ऐसे सवाल देखोगे तो तुम्हें पता लग ही जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, इसी का, इस डायरेक्शन का पहला सवाल क्या होगा, इफ, यदि ए इज इन द
राइट ऑफ ई, या इफ ए इज इमीडिएट इन द राइट ऑफ ई, इमीडिएट भी लिख लो भाई, क्या फर्क पड़ता है, इमीडिएट इन द राइट ऑफ ई या इमीडिएट राइट ऑफ ई। तो एक सवाल अब पूछा जाएगा उसमें, तो एक सवाल आगे कंटिन्यू कर दिया जाएगा, तो बी के लेफ्ट में कौन है, सी के सेकंड राइट पे कौन है, इस तरीके का। तो अब अपने को क्या करना है, ए जो है वो ई के इमीडिएट राइट, ई का इमीडिएट राइट ये बनेगा, बोले तो इस पॉसिबिलिटी को ठीक मानते हुए आंसर करना है अपने को। ये वाली पॉसिबिलिटी फिर बेटा किसी भी काम की नहीं बचेगी अपना, ठीक है, या तो पॉसिबिलिटी बचेगी नहीं, दूसरी बात पॉसिबिलिटी बचती है तो वो पॉसिबिलिटी ठीक होगी, सॉरी अगर पॉसिबिलिटी बचती है तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो दोनों पॉसिबिलिटियों में सेम होगा। अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, फिर ऐसी कुछ कहानी करके लिख रखा होगा, बोले तो पॉसिबिलिटी के बारे में हिंट होगी कि भाई ये इसको ठीक करके अगर ये वाली कंडीशन को ठीक मानते हैं तो फलाने सवाल का आंसर क्या होगा। बात समझ में आई। मैंने कहा सवाल मेंस का है तो इसका दूसरा सवाल ऐसा भी हो सकता है जो इस वाली पॉसिबिलिटी को ठीक मानकर सोल्व होगा भाई। तो क्या करेंगे, एग्जाम में आते हैं पॉसिबिलिटी अगर नहीं कटती है तो ऐसा नहीं उसको फटाफट काट के उसको खराब कर दो ना, हो सकता है एक सवाल इस पॉसिबिलिटी से पूछा जाए, एक उस पॉसिबिलिटी से पूछे, या हो सकता है दो सवाल यहां से और दो सवाल उस पॉसिबिलिटी से पूछ के चार सवाल पूछ रखे हों। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों पॉसिबिलिटी को ऐसे नहीं बिल्कुल उसको डाटा को खराब कर देंगे या उसको काट वाट देंगे, नहीं भाई काटना नहीं है, काटना भी है तो कुछ इस तरीके से छोटा सा कट लगा रखा है मैंने ताकि पूरा डाटा अपने को विजिबल हो। अगर इससे जस्ट नेक्स्ट सवाल भी ऐसा पूछा जाता है तो हम लोग कर सकते हैं। बात करते हैं कि क्या नेक्स्ट सवाल है बिल्कुल साथ में होगा, नहीं होगा भाई। जैसे रेलवे जैसे एग्जाम की बात कर ले, एनटीपीसी में क्या होगा या एसआई जैसे एग्जाम में क्या होगा, ये सवाल 5वें नंबर पर है, सेम डायरेक्शन सब कुछ सेम, 38वें नंबर 38 नंबर पे लिख रखा है, तो कहाँ पांचवा कहाँ 38 नंबर, तो काफी अलग हो गया वो। लेकिन जब सवाल सेम है तो क्या होगा हम लोग दूसरी पॉसिबिलिटी है जहां पर भी हमने कर रखा होगा रफ शीट में, हम लोग वहां से करके उसका आंसर पता लगा सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 3 है भाई, ठीक है, मैं सीधा बता देता हूँ, डिफिकल्ट सवाल है। ऐसे 3 सवाल पूछे गए हैं लेकिन तीनों के तीनों अपने काम के नहीं है, मैनेजमेंट के एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जा चुके हैं भाई, बहुत साल पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सवाल मुश्किल था दिखने में, करने में आसान था। इसका मैं बता देता हूँ, ये कुछ लैंग्वेज है, दोनों भाषाओं में लिख रखी है, दोनों भाषाओं में पढ़ लोगे समझ में आ ही जाएगी। सवाल पूछा गया था, 2 सवाल पूछे गए थे यहाँ से, एक तो था कि शायद 7वें नंबर पर कौन सी किताब रखी हुई है, और एक था कि 38 पोजीशन पर कौन सी बुक रखी हुई है। फिलहाल बात कर लेते हैं, सवाल को पढ़ते हैं तो कहता है 50 किताबें रखी हुई हैं कहीं पर किसी रो में, डिफरेंट सब्जेक्ट है, हिस्ट्री की 8 किताब है, ज्योग्राफी की 7 है, लिटरेचर की 13 है, साइकोलॉजी की 8 है, साइंस की 14 किताब रखी हुई है, सभी का टोटल करोगे 50 ही बनेगा। एक सेल्फ पर रखी हुई है, दे आर अरेंज्ड, यहां से सवाल का मतलब है दे आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो टू बुक ऑफ द सेम सब्जेक्ट आर प्लेस्ड टुगेदर सो लॉन्ग। इसका मतलब है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्जेक्ट का नाम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किताबें रखी हुई हैं, और कोई भी 2 सब्जेक्ट की किताब साथ साथ नहीं रखी गई हैं जब तक कि कंडीशन ना दे रखी हो, और कंडीशन कहती है कि अगर किसी की 2 किताबें साथ साथ बचती हैं तो ही रखी जाएंगी भाई, अदरवाइज तो नहीं रखी जाएंगी। सबसे पहला काम सबसे पहले किताब जो रखी जाएगी वो किसकी, हिस्ट्री का H उठा लिया, ज्योग्राफी का G, लिटरेचर, साइकोलॉजी, साइंस। सबसे पहले डिक्शनरी ऑर्डर में बेटा G आता है, तो सबसे पहले ना ज्योग्राफी की पहली किताब रखी जाएगी, फिर हिस्ट्री की पहली किताब रखी जाएगी, फिर लिटरेचर की पहली किताब रखी जाएगी, फिर पी से क्या है भाई साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की पहली किताब, और फिर एस से है साइंस, साइंस की पहली किताब, ठीक है। इस तरीके से 5 किताबें भाई पूरी हो जाएंगी अपने पास। फिर आगे बात कर लेते हैं, फिलहाल मानते हैं कि इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते तो ज़्यादा अच्छा था क्योंकि 50 किताबों के नाम यहाँ लिखने हैं। फिर ज्योग्राफी की दूसरी, हिस्ट्री की दूसरी, लिटरेचर की
दूसरी साइकोलॉजी की दूसरी, साइंस की दूसरी, इस तरीके से तीसरी, इसकी तीसरी, इसकी तीसरी, इसकी तीसरी, सभी की तीसरी आएंगी। तो ज्योग्राफी की लिख रखी है बेटा 7। जब ज्योग्राफी की 7 किताबें पूरी हो जाएंगी उसके बाद क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी की 7 किताबें यहाँ पे पूरी हो जाती हैं, हिस्ट्री की 7 किताब हो गई, लिटरेचर की 7 किताब हो गई, साइकोलॉजी की 7 किताब हो गई, और एस क्या है, साइंस की 7 किताबें पूरी हो चुकी हैं। अब जब ज्योग्राफी की 7 किताब हो गई तो अब क्या करेंगे, अब साइंस की किताब के बाद क्या आएगा, एच आ गया, हिस्ट्री की 8वीं नंबर की किताब इधर आ जाएगी। ठीक है, आगे लिटरेचर की 8वीं आ जाएगी भाई, साइकोलॉजी की 8वीं आ जाएगी, सोशल साइंस, सॉरी साइंस, सोशल साइंस नहीं, साइंस की कितनी आ जाएगी, साइंस की 8वीं किताब आ जाएगी। इस तरीके की बातें जो है यहाँ पे हो जाएगी। अब हिस्ट्री की 8 आ गई, हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी पिछले वाले, इससे इस स्टेप से पिछले वाले में कंप्लीट कर चुके थे, लिटरेचर बचता है, साइकोलॉजी की 8 पूरी हो चुकी हैं, साइंस बचती है। अब उसके बाद क्या हुआ, देखो साइंस की 8वीं आ गई थी, उसके बाद क्या है, लिटरेचर की 9वीं, साइंस की 9वीं, लिटरेचर 10, साइंस 10, लिटरेचर 11, साइंस 11, करते करते सो ऑन एंड हम लोग कर देंगे। अब हालांकि मैनेजमेंट का सवाल है, मैंने पहले कहा था तो टाइम टेकिंग तो था ये सवाल, क्योंकि 50 किताबों के नाम लिखने ही पड़ेंगे सवाल था। 2 सवाल पूछे गए थे, ये भी सबसे बेकार बात थी कि जब 50 नाम लिखने का मतलब है 1 सेकंड में 1 नाम लिखोगे तो 50 सेकंड में 50 सवाल, 50 नाम, सबसे फास्ट स्पीड होगी जिसकी, उसके लिए मैंने बताया है। इसका मतलब 1 मिनट तो तुम्हारी यहाँ बर्बाद हो गई जिसमें 50 नाम लिखने हैं, उसके बाद सवाल को पढ़ना है एक ही बारी में, और पढ़ते ही समझ में आ गया तो की बात है कि 1 मिनट बर्बाद है। मेन क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, करेंगे, तो इसका मतलब 1.5 मिनट का सवाल हो गया ये, और 1.5 मिनट या 2 मिनट के सवाल पर सिर्फ 2 सवाल पूछे उसने, तो टाइम बर्बाद करने वाली बात तो थी ये। लेकिन ठीक है भाई, ऐसे सवाल हैं तो कर रखे हैं। मैंने कहा मेंस में इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, छोटा जरूर आ सकता है इस तरीके का, लेकिन जब भी ऐसा सवाल आएगा तो क्या होगा, डाटा सीरीज में ही होगा, उसी सीरीज में ही रखना है, चेंज नहीं करना, वो अपने आप फिट बैठता चला जाएगा, क्योंकि किसी बच्चे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो यहाँ पे इस तरीके से करेगा, और एग्जाम का टाइम कम है, इसके कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है, जो कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर में तुम पढ़ोगे तो पता लग ही जाएगा। ठीक है भाई, 2 सवाल थे इसके, मैं बता चुका हूँ। एक तो ये था कि 7वें नंबर पर कौन सी किताब थी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 7वें पर थी भाई साहब हिस्ट्री की किताब नंबर 2। 38वें नंबर भी देख लेंगे इसी तरीके से कि 38वां कौन सा होगा, जब 50 की 50 किताबों के नाम पूरे हो जाएंगे तो 38वें नंबर की संख्या भी आ जाएगी। चेक करने का तरीका ये भी जायज था कि मैं 5-5 का पेयर है तो मैं गिनूंगा नहीं कि 38 कहाँ आएगा, मेरे को पता होना चाहिए 7 पंजे 35, तो 7 लाइनें तो ऐसी होंगी, और इधर से तीसरा जो भी बनेगा वो आ जाएगा। हालांकि बेटा ये नहीं बनेगा, ठीक है जी, जो भी बनेगा वो आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इन स्टॉक, ठीक है, आसान सवाल है, थोड़ा सा उतना मुश्किल नहीं है। आइटम है, अरेंज कर रखे हैं, सेल्फ पे रखे हुए, 6 रो में रखे हुए, बिस्कुट आर अरेंज अबाउ द टीन ऑफ चॉकलेट। चॉकलेट से ठीक ऊपर क्या है भाई, बिस्किट है जी। बट बिस्किट के बारे में क्या था बेटा, नहीं, बिस्किट आर अरेंज अबाउ द, अच्छा, बिस्किट जो चॉकलेट के ऊपर है और किसके नीचे, चिप्स के नीचे है, बिस्किट जो है वो चिप्स के नीचे है। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केक आर एट द बॉटम, बॉटम का मतलब सबसे नीचे केक है भाई, तो केक को सबसे नीचे रखेंगे। अब यहाँ पे नंबरिंग मत कर देना, क्योंकि हो सकता है केक सबसे नीचे, उससे ऊपर ये, उससे ऊपर ये, उससे ऊपर ये, हो सकता है केक सबसे नीचे और बीच में कुछ और हो और फिर उसके ऊपर ये आ जाए। अभी तक नंबरिंग नहीं करनी है। केक आर एट द बॉटम एंड द बोतल ऑफ पेपरमिंट आर बिलो द चॉकलेट, चॉकलेट के नीचे पेपरमिंट आएगा भाई, पेपरमिंट के लिए PRMNT, पेपरमिंट लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है जी। द टॉप मोस्ट रो हैज द डिस्प्ले ऑफ जैम बोतल, सबसे ऊपर जैम आएगा भाई, टॉप मोस्ट। क्या हमारे हो गए 3 और 3 6, एक में 6 की रो थी, 6 के 6 का नाम हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है जी। वेयर एग्जैक्टली एट द बोतल ऑफ पेपरमिंट, पेपरमिंट की बोतल कहाँ है जी, लास्ट सेकंड। मेंशन द प्लेस फ्रॉम द टॉप, टॉप से बताना है, नीचे से पूछता तो लास्ट सेकंड, ऊपर से पूछेगा 4 5, तो भाई साहब कहाँ पे है, 5वें नंबर पे है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा बस ये लैंग्वेज का था कि बॉटम ऑफ पेपरमिंट की कहाँ है, मेंशन द प्लेस फ्रॉम द टॉप। ठीक है, मैं मानता हूँ अगर मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो इतनी इंग्लिश आती है कि भाई हम लोग कर लेंगे। ठीक है,
थोड़ा सा अलग था कि एक ही सवाल में पूछ देता था ना कि ऊपर से पेपरमिंट का कौन सा स्थान है, सिंपल बात थी, सिंपल भाषा हो जाती है, लेकिन नहीं, उसने क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने की कोशिश की। सवाल थोड़ा सा मुश्किल होगा कुछ बच्चों के लिए, अगर थोड़ा सा ठीक है इंग्लिश समझ में आती है, कैसे लिखी जाती है, क्या ग्रामेटिकल रूल्स हैं तो पता होगा। दूसरी बात, मैं मेंस में ये वीडियो है तो इसका मतलब फिलहाल बात क्या कि मेंस का मतलब प्री बच्चा निकाल के आया हुआ है भाई वो, तो इसका मतलब उसकी इतनी इंग्लिश ठीक ठाक होगी ही होगी। आगे बढ़ते हैं। ये रहा जी। आ, हाँ, थोड़ा अच्छा सवाल है भाई। अच्छा सवाल कैसे है, गुमराह करने वाला सवाल है थोड़ा सा। सवाल वैसे आसान है लेकिन करने में दिक्कत क्रिएट करेगा। कैसे? सबसे पहले तो 10 किताबें हैं, 3 हिस्ट्री हैं, 3 हिंदी हैं, 2 मैथमेटिक हैं, 2 इंग्लिश हैं। 2 मैथमेटिक और 2 इंग्लिश, ठीक है जी। टेकिंग फ्रॉम अबव, अबव से शुरू करते हैं। देयर इज एन इंग्लिश बुक बिटवीन ए हिस्ट्री एंड ए मैथमेटिक बुक। बेटा सबसे पहली जो लाइन है ना, यही सबसे मुश्किल लाइन है इस सवाल की। देयर इज एन इंग्लिश बुक बिटवीन ए हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश हिस्ट्री और मैथ में, इंग्लिश जो है वो हिस्ट्री और मैथ के बीच में रखी हुई है, लेकिन ऐसा भी तो आ सकता था, ये इंग्लिश हो गई, इंग्लिश जो है ऊपर मैथ आ जाए और नीचे हिस्ट्री आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था भाई वो, ठीक है। ए हिस्ट्री बुक बिटवीन ए, दोनों में से कुछ भी हो सकता था। देर इज एन इंग्लिश बुक बिटवीन ए हिस्ट्री एंड मैथ बुक। ए हिस्ट्री बुक बिटवीन ए मैथमेटिक एंड एन इंग्लिश बुक। हिस्ट्री की बुक जो है, देखो दूसरी लाइन क्या है, ए हिस्ट्री बुक बिटवीन ए मैथमेटिक एंड एन इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक के बीच में है। अब इस वाले सवाल में गलती हो गई क्योंकि यहाँ पे चीज है ही नहीं। अब यहाँ के लिए मेरे को नहीं नहीं नहीं, इस वाले में गलती हो गई। क्या? हिस्ट्री बुक बिटवीन ए मैथमेटिक, हिस्ट्री बुक है वो क्या, मैथ और इंग्लिश के बीच में है भाई वो। तो ऊपर इंग्लिश है, ठीक है, जो कि हो सकता है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, नीचे में मैथ रखूंगा, जिसकी वजह से सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगी। फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। ए हिस्ट्री बुक बिटवीन ए मैथमेटिक एंड इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश के बीच में हिस्ट्री की बुक है। ए हिंदी बुक बिटवीन ए इंग्लिश, इंग्लिश पहले से ही है, एंड मैथ, इंग्लिश और मैथ के बीच में क्या है, हिंदी बुक है भाई। ए मैथमेटिक, मैथ की बुक जो है बिटवीन टू हिंदी बुक एंड बिटवीन ए मैथमेटिक बुक बिटवीन टू हिंदी बुक, बुक जो है वो 2 हिंदी किताबों के बीच में है, 2 हिंदी किताबों के बीच में, एंड 2 हिंदी बुक, देखो कितनी अच्छी लाइन है, मैथमेटिक बुक बिटवीन 2 हिंदी बुक, 2 हिंदी के बीच में मैथमेटिक है भाई। ठीक है भाई, 2 हिंदी बुक के बीच में मैथमेटिक है, एंड 2 हिंदी बुक बिटवीन ए मैथमेटिक एंड 2 हिंदी बुक जो है मैथ और हिस्ट्री बुक के बीच में है। ये इसका सवाल बन गया भाई, ठीक है। तो जैसे जैसे लिख रखा है वैसे वैसे ही करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बड़ा आसान था, सिंपल था, लेकिन पहली लाइन थोड़ी सी मुश्किल थी, पहली लाइन के हिसाब से गड़बड़ हो जाएगा। इस कहानी में अगर वो फिट बैठाने लगोगे बेटा ये सारी चीजें, तो किताबें ज्यादा कर दोगे, जबकि ऊपर लिख रखा है 10, तो फिर इस 10 के हिसाब से तुम लोग देखोगे तो तुम्हें अपने आप अंदाजा हो जाएगा कि यार किताबें तो 10 थी क्वेश्चन में, हमारी यहाँ पे इतनी ज्यादा 12-15 या जितनी बनेगी उतनी क्यों क्यों बनी, एक्स्ट्रा बन गई। इसका मतलब क्या कि हमने सवाल में कहीं गलती कर दी, फिर वो बच्चा इस पॉसिबिलिटी पे आएगा। तो इससे अच्छा है कि पहले पॉसिबिलिटी साथ साथ बना लो, ठीक है, उसके बाद अगली लाइन से ही समझ में आ जाएगा। या फिर क्या करो, थोड़ा रुको, सोचो, अगली लाइन को पढ़ लो और फिर वो ही पॉसिबिलिटी बनाओ जो अगली लाइन को मैच कर जाए। तीनों में से जो चाहे वो काम कर सकते हैं। अब 3 3 6 6 4 10 हो गए, 10 किताबें, 10 ऊपर थी, मैच करेंगे हो जाएगा। बुक ऑफ विच सब्जेक्ट इज एट 6 पोजीशन फ्रॉम टॉप, 3 3 6, तो हिंदी है भाई साहब ऊपर से 6 नंबर पे। आगे बढ़ते हैं। कार एग्जीबिशन है, 7 कारें हैं, डिफरेंट कंपनियों के नाम लिख रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेंगे कर लेंगे हो जाएगा। कार्डिलैक, कार वॉज एट द कैडिलैक, कार वॉज एट द इमीडिएट राइट ऑफ फर्गो, फर्गो के
इमीडिएट राइट पे बोला है कैडिलैक। फर्गो वॉज फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट। ठीक है भाई, फोर्थ, थर्ड और सेकंड, फर्स्ट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, और इधर कौन सी है? फिएट है भाई। फिएट का पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट। ठीक है जी। मारुति कार वॉज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड, इसका मतलब वो इधर ही आएगा। उससे पहले 6 कार थी, अपने पास कितने हो गए? 3, 3 से 7, 7 कार थी भाई। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। मारुति कार एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में है, तो मारुति तो इधर ही आएगा भाई। मारुति कार जो है एम्बेसडर और बेडफोर्ड, तो यहाँ का नहीं पता। एम्बेसडर कहाँ होगा, बेडफोर्ड कहाँ होगा। ठीक है जी, कोई सा कहीं पर भी हो सकता है। फिएट विच वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, एम्बेसडर के थर्ड लेफ्ट पे फिएट है, तो एम्बेसडर इधर आएगा। इधर बेडफोर्ड आ गया भाई। ठीक है। फिएट विच वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द एम्बेसडर कार, ठीक है जी, वॉज वन ऑफ एट द एंड। फिएट के बारे में है कि फिएट एक एंड पर है, तो फिएट के इस तरफ कोई कार नहीं आ सकती, बीच में कुछ आ नहीं सकता, क्योंकि फिर वो कहानी बदल जाएगी। तो एक जो कार बचती है बेटा वो इधर आएगी। ठीक है, इधर कार कौन सी बचती है? मर्सिडीज बचती है, तो मर्सिडीज जो है वो इधर आ जाएगी। सवाल कुछ पूछ रखा होगा, फलाने कार के राइट में कौन है, फलानी 2 कारों के बीच में कौन सी कार है, जो पूछा जाएगा वो काम हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हो जाएगा। आगे बात करते हैं। काफी अलग सवाल है, मैं हालांकि पजल करा रहा हूँ तो इसको यहीं पे करा रहा हूँ। हालांकि होना तो क्या चाहिए कि हम डायरेक्शन करें तब हो, लेकिन भाई पजल का तो मतलब है ही क्या, सभी चैप्टर्स को मिला लोगे तो क्या बनेगा बेटा? पजल ही तो बनेगा। सवाल को पढ़ेंगे तो 1 मिनट बेटा, हिंदी वालों के लिए भी दिखा दूं, ये रहा हिंदी वालों के लिए सवाल। ठीक है, सवाल को पढ़ना था और वीडियो को पोज कर लें भाई, जहाँ पर भी देख रहे हैं वीडियो पोज हो जाएगी। हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे सवाल को कर लेना, पढ़ लेना। हो जाएगा भाई। ठीक है, वापस इंग्लिश पे आते हैं बेटा। ये रहा सवाल, दिखने में मुश्किल है, जो कि जाहिर सी बात है बेटा, है भी मुश्किल। ठीक है, क्योंकि मेंस के लिए कर रहे हैं तो मुश्किल तो चीज़ें करानी पड़ेंगी भाई। ठीक है, या एनटीपीसी ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल देखते हैं वहाँ पे। वापस आता हूँ। ऑल द रोड ऑफ ए सिटी आर आइदर परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं एक दूसरे के, पता होना चाहिए तुम्हें बेटा। ये पैरेलल होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। हालांकि मेंस की तैयारी है या ग्रेजुएशन की तैयारी, तो इतना तो पता होगा बच्चों को। रोड के नाम भी लिखे हुए हैं कि 5 रोड पैरेलल हैं एक दूसरे के, फलाने फलाने रोड है भाई साहब पैरेलल है एक दूसरे के। दिखाड़े दिखाड़े रोड हैं जी क्या? अच्छा, ये भी पैरेलल ही है, मेरे को लगा एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर बोलेगा। नहीं भाई, वो ये भी पैरेलल ही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल में वापस आता हूं, मैं बीच की चीज रामायण पढ़ने से पहले मैं देख लेता हूँ सवाल क्या पूछा गया। इफ रोड ई इज बिटवीन बी एंड सी देन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बारे में बात करता है। वापस आता हूँ सवाल पर। क्या बेटा, रोड, ये वाला जो रोड है ना, इसमें जितने भी रोड आएंगे या जितना भी इन रोड से रिलेटेड डाटा है, वो मेरे इस सवाल के काम का नहीं है भाई। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा? इस सवाल ही कुछ ऐसा पूछ लिया जो दूसरी लाइन के काम का नहीं है। मतलब डाटा में 2 तरीके की बातें हैं, पहले 5 रोड अलग हैं, अगले 5 रोड अलग हैं, तो बाद वाले 5 रोड की तरफ तो मेरे को सवाल ही नहीं पूछ रखा, तो मैं उस पर काम नहीं करूंगा ना। मैं उसके डाटा को पढ़ूंगा, मतलब पढ़ लूंगा लेकिन समझूंगा नहीं कि वो क्या कहता है क्या नहीं, क्योंकि वो जरूरत का है भी नहीं भाई। वापिस आता हूं। रोड ए इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ रोड बी। रोड ए जो है वो भाई बी के ईस्ट में 1 किलोमीटर पर है। क्या? 1 किलोमीटर। ठीक है जी। रोड बी इज आधा किलोमीटर वेस्ट ऑफ सी, तो ये पूरा 1 था तो इधर का आधा हो गया, इधर का आधा हो गया, क्या आ गया? सी आ गया। सी के वेस्ट में है, सी के वेस्ट में भी है, बिल्कुल हो गया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोड डी इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ रोड ई, पता ही नहीं भाई। डी जो है 1 किलोमीटर वेस्ट में है, बस इतना पता है। ये डी आ गया, ये ई आ गया। ठीक है जी, ना डी का पता ना ई का पता, वरना मैं जोड़ देता। ठीक है जी। रोड जी इज 1 आधा किलोमीटर। ठीक है, जी भी से मेरे को मतलब नहीं है,
रोड आई से मेरे को मतलब नहीं है, रोड के से मतलब नहीं है, रोड के से मतलब नहीं है। नीचे की 4 लाइन मेरे काम की नहीं है मेरे सवाल के हिसाब से, तो ये मैं नहीं पढ़ूंगा भाई। अब वापिस आता हूं। सवाल था इफ रोड ई इज बिटवीन बी एंड सी। बिटवीन बोल रखा है, इसका मतलब बिटवीन क्या है, एग्जैक्टली बिटवीन ही होता है भाई, रैंकिंग में पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को। ठीक है, तो चलो भाई अब वापिस आते हैं। बेटा ये आधा है ना, आधा किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 500 मीटर। ठीक है भाई, अब 500 का भी आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 250 मीटर। 250 मीटर। अब वापस आता हूं भाई मैं वापस इसी पर, और इसको आधा नहीं, इसको भी हम लोग दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इधर का कितना, 250 मीटर, इधर का कितना, 250 मीटर। क्या है, ई आ गया। यही तो है, इफ रोड ई बिटवीन बी और सी के बीच में है। ठीक है जी, ई के वेस्ट में 1 किलोमीटर पर कौन है, डी। ई का वेस्ट लेना बेटा, ई के वेस्ट में कितना है, डी। कौन सा, 1 किलोमीटर पर। ठीक है जी, बड़े ध्यान से समझ में आया, बड़े अच्छा है। ए और डी का डिस्टेंस बताना, ये रहा ए, ये रहा डी, इसका डिस्टेंस बताना बेटा। ये रहा, ये रहा क्या भाई, डी, और ये रहा ए। डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस इन दोनों के बीच में। यहां से यहां तक का है भाई 1 किलोमीटर। ठीक है जी, यहां से यहां तक का हो गया 1 किलोमीटर। बड़ा अच्छा है जी। नहीं बेटा रुको, अभी ना हमने कुछ पे गड़बड़ कर दी। रोड ए इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ रोड बी। बी के ईस्ट में, ठीक है। रोड बी इज आधा किलोमीटर वेस्ट ऑफ सी, तो इसका मतलब सी जो है बीच में आ जाएगा। आधा मीटर, आधा किलोमीटर उधर है, आधा इधर हो गया, बड़ा अच्छा है। रोड डी इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ रोड ई। ई के वेस्ट में 1 किलोमीटर पर डी है, बड़ा अच्छा है। रोड ई जो है बिटवीन बी और सी, बी और सी के बीच में है। 250 इधर, 250 इधर, तो 250 इधर हो गया, बड़ा अच्छा है। डिस्टेंस ए और डी का निकालना है, ए और डी का डिस्टेंस निकालना है अपने को। ए और डी का डिस्टेंस निकालना है। मेरी आंसर गड़बड़ हो गया कहीं पे। बी और सी के बीच में है, 250 पे जाएगा। ए और डी के लिए हम लोग की निकाले तो 1 किलोमीटर ये रहा, और 500 वो रहा, 1500, और 250 वो रहा, 1750। 1750 आ गया भाई। ठीक है, इसको देखते हैं अभी के लिए। आंसर इसका बेटा ये आएगा, आंसर इसका कहीं पर ये आएगा, जो कि अपना गड़बड़ हो चुका है कहीं। दोबारा से देखिए तो इसको फिलहाल। ठीक है भाई, दोबारा देख रहे हैं इसको फिलहाल। ठीक है, अभी तो ये हुआ नहीं, दोबारा देखते हैं क्या है। रोड ए इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ रोड बी। बी के ईस्ट में 1 किलोमीटर पर रोड ए है। रोड बी इज आधा किलोमीटर वेस्ट ऑफ सी, सी के आधा किलोमीटर वेस्ट में है, तो यहाँ पे बीच में सी आएगा। इधर का 500, इधर का 500, 1 किलोमीटर हो गया बी और ए। सी के वेस्ट में है, तो सी का वेस्ट भाई इधर ही बनेगा। आधा किलोमीटर बोला है तो इसका मतलब 500 मीटर, बीच में, बिल्कुल बीच में आ गया। हमने यहाँ पे लाइन डाल दी है। रोड डी इज वेस्ट ऑफ ई, ई के वेस्ट में डी है। बड़ी अच्छी बात है भाई, ई के वेस्ट में डी आ गया, जो कि बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 1 किलोमीटर दे रखा है। आगे वाली चीज अपने काम की है नहीं, तो ये दे रखा है इफ रोड ई इज बिटवीन बी और सी, बी और सी के बीच में ई आएगा भाई। बी और सी के बीच में ई आ गया, इधर कहीं पे
डी आ गया, ये दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का 1 किलोमीटर, ठीक है। और अपने को पूछ रखा है ए से डी तक का डिस्टेंस पूछा हुआ है। तो अगर हम लोग देखें तो बी से सी यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 500 हो गया, क्योंकि वो 1 किलोमीटर दे रखा है। आगे बात कर लेते हैं फिलहाल इसकी, यहाँ से यहाँ तक का 250 इधर बचा था, 250 इधर है, तो ये हो गया 250 मीटर। तो 1 किलोमीटर 500 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 1500 और 2 1700, 1700 ही आ रहा है भाई, ठीक है। फिलहाल इसको नहीं, इसको टिक करेंगे हम लोग। आई थिंक हमने डाटा कहीं पे उल्टा सीधा हो गया होगा, तो उस हिसाब से इस तरीके का हुआ है ये, वरना आंसर इसका कुछ और ही था। ठीक है, डाटा कहीं पे ऊपर नीचे लिखा गया है, हो सकता है इसमें कुछ चेंज हुआ हो, मैंने वेरीफाई किया तब कुछ और था, अब कुछ और हो गया। लेकिन ए से इस तक का डी तक का पूछा था, तो 500 250 ये रहा, और ई और डी का था ही कितना, 1 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का 1 किलोमीटर, आगे का 250, आगे का 500, मतलब कि 750। तो वो इसके बीच में आएगा, 1500 से बड़ा है, 2 किलोमीटर से या 2000 मीटर से छोटा है वो। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। 8वां नंबर सवाल है अपने पास, क्या 13 फ्लैट है किसी फ्लोर पे, दूसरा तीसरा चौथा इन्हीं फ्लोर पर, मतलब कि पहला फ्लोर नहीं गिना उसने, दूसरा तीसरा चौथा फ्लोर उसने लिया है, और उसमें क्या है, कुल मिला के इन 3 फ्लोर पर 15 कह रहा हूं 13 फ्लैट हैं, 5 फ्लैट अनऑक्यूपाइड हैं, 5 फ्लैट में कोई नहीं रहता है भाई। तो 13 - 5 कितना बचा, 8। 8 फ्लोर कह रहा हूं, 8 फ्लैटों के बीच रहने वाले हैं, मतलब 8 फ्लैटों में रहने वाले लोग हैं। 8 लोगों को ही डाटा दे रखा होगा यहाँ पे। 3 मैनेजर है जिसमें से 2 टीचर हैं, 2 लॉयर हैं, 1 डॉक्टर है भाई जिसमें से, ठीक है जी। तो 3 2 5 2 7 और 1 8, 8 हो गए, और बाकी 5 में कोई रहता नहीं है, हो गया जी। देयर आर एटलीस्ट 3 फ्लैट ऑन एनी फ्लोर, ठीक है जी, किसी भी फ्लोर पर 3 फ्लैट हैं। तो मान लेते हैं फ्लोर नंबर दूसरा है बेटा, ये फ्लोर नंबर तीसरा है, और ये फ्लोर नंबर चौथा है भाई, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। सभी में 3-3 फ्लैट तो हैं ही, चलो भाई 3-3 फ्लैट हैं, 3 ही फ्लैट है ना, एटलीस्ट 3 फ्लैट ऑन एनी फ्लोर, हर फ्लैट में हर फ्लोर पे 3 फ्लैट है, 3 फ्लैट इधर के हो गए, कम से कम के 3 इधर हो गए बेटा, और कम से कम 3 इधर हो गए, तो 3 3 6 3 9, इतना तो कुछ होगा ही होगा, ठीक है। फिलहाल आगे बात कर लेते हैं, अपने को पास क्या है, मतलब इन इतने में तो लोग रहते हैं, ऐसा है, क्योंकि खाली तो और भी है ना, खाली तो 5 फ्लैट और भी हैं अपने पास। आगे बढ़ते हैं। नो 2 प्रोफेशन, ठीक है, 2 प्रोफेशन के लोग 7 फ्लोर पे नहीं रहते हैं, ऑन फ्लोर नंबर 2 आउट ऑफ 4 फ्लैट, 4 फ्लैट में से 1 2 3 4 फ्लैट में से सेकंड नंबर फ्लोर पे 4 फ्लैट बने हुए हैं, 4 में से 1 ऑक्यूपेंट इज लॉयर, 1 लॉयर है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 1 लॉयर हो गया। एंड ही हैज ओनली 1 नेबर, और उसका एक ही पड़ोसी है, बाकी 2 फ्लैट यहाँ पे खाली हैं, ठीक है जी, बाकी 2 फ्लैट यहाँ पे खाली हैं जिसमें कोई नहीं रहता, एक ही जगह पर आ सकता है। टिक मार दिया कि चलो ठीक है, यहीं पे एक डाटा आएगा, क्या आएगा नहीं पता, आगे पढ़ूंगा। 1 लॉयर लिव 1 फ्लोर बिलो द अदर, एक वकील दूसरे वकील के नीचे रहता है। अब इसके नीचे तो कोई नहीं रह नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो उसकी बात ही नहीं कर रखी, तो इसका मतलब 1 लॉयर बेटा यहाँ पे आएगा। तुमको सर लॉयर को यहाँ बैठा दो, अरे कहीं पर भी बैठा दे यार, फ्लैट में इसके नीचे आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। द डॉक्टर इज नॉट द नेबर ऑफ एनी ऑफ द लॉयर, ठीक है, डॉक्टर किसी भी लॉयर का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब डॉक्टर यहां पे आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने पास, ठीक है जी। नो फ्लैट इज अनऑक्यूपाइड ऑन फ्लोर नंबर 3, 3 पर कोई भी फ्लैट खाली नहीं है बेटा, कम से कम 3 फ्लैट होने चाहिए थे, 3 फ्लैट है यहाँ पे, कोई भी खाली नहीं है, इसका मतलब हर फ्लैट पे कुछ ना कुछ रहता है। डॉक्टर लॉयर हो गया, ठीक है बेटा, लॉयर हो गया। उसके अलावा एक मैनेजर आ सकता है इधर, बिल्कुल आ जाएगा भाई, और एक टीचर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे बात कर लेते हैं, और क्या आएगा ऊपर वाले फ्लैट में, क्या आएगा डॉक्टर के अलावा, एक टीचर भी तो रखना पड़ेगा मेरे को, है ना। टीचर कितने हैं, 2 टीचर चाहिए अपने को, मैनेजर चाहिए अपने पास 3, नहीं भाई नहीं, टीचर ऊपर कैसे आ गया, है ना। एक तो मैनेजर है 3, नहीं ठीक है भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर है तो यहाँ पे मैनेजर रख दूंगा, इसका मतलब एक फ्लोर पे 2 मैनेजर आ जाएंगे, तो वो मैनेजर गलत हो जाएगा, बिल्कुल सही था।
टीचर ही आएगा इधर, टीचर ये रहा, एक मैनेजर इधर आएगा, बाकी वाले फ्लैट खाली हैं, एक मैनेजर इधर आएगा, 3 मैनेजर थे, हर फ्लोर पे एक एक मैनेजर हमने बैठा दिया है। ठीक है, 3 3 6 2 8, 8 लोगों के बारे में हमने बात कर ली है बेटा। ठीक है, फ्लोर नंबर 2 पर 4 फ्लैट थे, 4 में से 2 भरे हुए हैं, 2 खाली हैं। ठीक है जी, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। फ्लोर नंबर 3 पर कोई भी फ्लैट खाली नहीं है, इसका मतलब फ्लैट ही यहाँ पे 3 है, उसके ज्यादा नहीं है। तो चौथे नंबर पर कितने फ्लैट होंगे? 3 फ्लैट में रहते हैं लोग, 1 2 3, और 3 फ्लैट जो है भाई वो खाली पड़े हुए हैं। अब हो गए टोटल 13 फ्लैट, 8 लोग बैठ चुके हैं, 13 फ्लैट थे, 5 फ्लैट खाली पड़े हुए हैं। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट था, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, डिफिकल्ट है, टाइम टेकिंग है, तो भाई यहाँ पे हम कर लेंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से मैंने समझा दिया है, अब तुम लोग इसको कर सकते हो। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, इसी पर कुछ सवाल पूछ रखे होंगे कि कौन सा कहाँ पे रहता है, मैनेजर कौन से फ्लोर पे है, मैनेजर तो खैर तीनों पे है, टीचर कौन से फ्लोर पे नहीं रहता, तो जाहिर सी बात है दूसरे फ्लोर पे टीचर नहीं रहेगा, डॉक्टर कौन से पे रहता है, चौथे पे डॉक्टर आ जाएगा। खैर ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि डॉक्टर के बारे में शायद ये बात है कि वो चौथे पे रहता है, नहीं पूछ सकता है वो ये बात, क्योंकि डॉक्टर के बारे में इनडायरेक्टली दे रखा है, जबकि यहाँ पे तो चीजें सवाल को सोल्व करने पर ही आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी लेंदी सवाल है, आसान है, लेकिन हिंदी में पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, आगे पढ़ेंगे, वापिस से सवाल पर आएंगे, इंग्लिश में ही करेंगे। ठीक है, किसी व्यक्ति के बारे में बता रखा है कि कोई बंकट लाल है जो कि जज बना हुआ है किसी में, 4 स्टेट से फीमेल्स आई हैं और कोई जीती हैं, कोई कॉन्टेस्ट हुआ वो जीती हैं। ठीक है, बकवास बात लिख रखी है। हु वाज वेरी, ठीक है ये तो हो गया। एज सुन एज वे बैक होम मिस्टर बंकट लाल जस्ट टोल्ड वन अबाउट वियरिंग येलो साड़ी वन द कॉन्टेस्ट। ठीक है भाई, साड़ी जीतने वाली ने सॉरी जीतने वाली फीमेल ने येलो कलर की साड़ी पहन रखी है, ये बात वो कहता है, येलो कलर की साड़ी फीमेल ने पहनी हुई है, तो ये है भाई पहली फीमेल, पहले जो जीती है, पहले स्थान पर जो आई है उसने पहना है। कहाँ से है नहीं कुछ सोच रखा। मैंने मिस्टर बंकरलाल प्रेस फॉर द फर्दर डिटेल ही एलिवेटेड एज ऑल ऑफ देम सिटिंग इन ए रो। ठीक है, रो में बैठे, ठीक है, ऐसा बना लो भाई, ये येलो वाली महाराष्ट्र से, फलाने व्हाइट वाली ये आंध्र प्रदेश से, ऐसे बैठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे बैठा लो बेटा। ऑल ऑफ देम वर साड़ी डिफरेंट कलर, ठीक है, सभी के अलग अलग कलर की साड़ी है। देयर वाज ओनली वन रनर अप, एक रनर अप है, मतलब कि 4 बंदों में से एक फर्स्ट ही है। ठीक है, वो तो फर्स्ट है। रनर अप का मतलब होता है जो सेकंड आता है उसको रनर अप बोलते हैं, सेकंड आया है कोई, ठीक है जी। वो सिटिंग बिसाइड मिसिज महाराष्ट्र, जो सेकंड नंबर पे आया है वो महाराष्ट्र के साथ बैठी हुई है। ठीक है, महाराष्ट्र कहीं पर भी हो सकता है, मान के चले अगर ये है कोई बंदा सेकंड पे आया तो या तो महाराष्ट्र यहाँ है या महाराष्ट्र यहाँ है, ऐसा हो सकता है भाई। ठीक है, मिसिज वेस्ट बंगाल वॉज नॉट सिटिंग एट एनी एट द एंड वॉज नॉट द रनर अप। ठीक है, ये समझ में आ गया। मिस वेस्ट बंगाल जो है वो रनर अप भी नहीं है और एंड पर भी नहीं है। देखो यहाँ थी तो एंड आ गया, चौथे पर आएगी, चौथे पर आएगी, तीसरा ये रहा, चौथे पर आएगी तो भी एंड आ गया, यहां आ नहीं सकता, यहां सेकंड रनर अप है, सेकंड रनर अप के बारे में मना कर दिया कि भाई मिस वेस्ट बंगाल सेकंड रनर अप नहीं, वो सॉरी रनर अप नहीं है, इसका मतलब यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, इसका मतलब यहीं आएगा। कौन? जो कि है बेटा मिस वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से जो आई है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड आने वाली महाराष्ट्र से एडजेसेंट थी, सेकंड आने वाली महाराष्ट्र के एडजेसेंट थी भाई। ठीक है जी, द विनर एंड द रनर अप आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हुए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अलग अलग बैठा देंगे बाद में इसको, अभी के लिए साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिस महाराष्ट्रन वॉज बियरिंग व्हाइट साड़ी, ठीक है, ओहो गड़बड़ी हो गई भाई, ये तो कहीं ना कहीं पे महाराष्ट्र वाली ने तो व्हाइट साड़ी पहन रखी है, नंबरिंग नहीं करेंगे क्या? ठीक है, वो तो वेस्ट बंगाल तो ठीक ही था भाई, क्योंकि वो तो एंड पे तो नहीं आ सकता, कहीं पर भी बैठाएंगे, यहाँ भी एंड नहीं आ सकता, यहाँ भी एंड नहीं आ सकता, सेकंड रनर अप है नहीं तो सेकंड स्थान पर आ नहीं सकता, तो वेस्ट बंगाल को हमने यहाँ पे बैठा दिया है। ठीक है, महाराष्ट्र वाली ने व्हाइट साड़ी पहन रखी है। मिस आंध्र प्रदेश वॉज नॉट वियरिंग ग्रीन साड़ी, पार्टिसिपेंट वियरिंग येलो साड़ी एंड व्हाइट साड़ी वर एट द एंड। चलो येलो वाली और व्हाइट वाली एंड पर है जी। व्हाइट वाली किसने पहन रखी है? महाराष्ट्र वाली ने। महाराष्ट्र वाले के बारे में था कि महाराष्ट्र वाले के साथ में बैठी है जो सेकंड नंबर पे आई है,
सेकंड वाली बोले तो सेकंड वाली ये रही भाई, ठीक है जी। और रनर अप वियरिंग ग्रीन साड़ी, रनर अप ने ग्रीन साड़ी पहन रखी है और वेस्ट बंगाल वाली रनर अप नहीं है, इसका मतलब ग्रीन साड़ी आएगी भाई यहाँ पे। और आंध्र प्रदेश वाली ने ग्रीन साड़ी नहीं पहन रखी है। एक स्टेट बच गया जो कि यहाँ आ जाएगा, स्टेट बच गया उत्तर प्रदेश, और कलर बच गया रेड। ये सेकंड है, थर्ड फोर्थ से कोई मतलब अपने को है नहीं, क्योंकि उसके में कहा है कि एक ही रनर अप है, वो है सेकंड वाली। ठीक है भाई, ये कुछ इस तरीके का बनेगा, काफ़ी डिटेल में करने वाला सवाल है, बार बार स्टेटमेंट को आगे पीछे करके ऊपर नीचे पढ़ पढ़ के सोल्व होगा, इस तरीके से सोल्व होगा, जो कि हम लोगों ने कर दिया है। सवाल कंप्लीट हो गया है। 10वें सवाल की तरफ आते हैं। 7 स्टूडेंट हैं, अलग अलग बेंच पर बैठे हुए हैं। हर बेंच पे कम से कम एक बेंच पे कम से कम 2 बंदे बैठे हुए हैं। देर आर एंड देर इज एटलीस्ट 1 गर्ल ऑन ईच बेंच। ठीक है भाई, 1 2 3 बेंच हैं। तीनों बेंचों पे एक एक लड़कियां बैठी हुई हैं। सी ए गर्ल स्टूडेंट डज नॉट सिट विद ए एंड ई, ई एंड डी। सी एक लड़की है भाई, सी जो है वो मान लेते हैं, चलो कुछ कैसे ऐसे मान लेते हैं सी यहाँ पे बैठी हुई है। मान लेते हैं क्या फर्क पड़ता है कि सी एक लड़की है जो कि यहाँ पे बैठी हुई है, ये ए ई एंड डी के साथ नहीं बैठी हुई है, तो ए ई और डी कहीं पर भी आ सकते हैं। एफ ए बॉय स्टूडेंट सिट विद ओनली बी। ठीक है भाई, या तो ऐसा कर लेते हैं इसके ना, इसको हटा देते हैं बेंच की संख्या को, सिंपल बेंचों पे बैठा दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो एफ जो है एफ देखो बेटा क्या है, एफ ए बॉय, तो एफ क्या है, एक लड़का है। एक सिट विद ओनली बी, सिर्फ बी के साथ बैठा हुआ, सिर्फ बी, और हर बेंच पे लड़की होनी चाहिए। इसका जेंडर नहीं पता, इसका मतलब बी क्या है, लड़की हो गई। ये लड़की है, इसके साथ कोई बैठा होगा तो लड़का आ सकता है। ठीक है जी, ए सिट विद, अच्छा इसका हो गया, ये तीनों इसके साथ बैठ नहीं सकते, इसमें 2 ही बैठे हैं, तो इसका मतलब ये तीनों यहां पे हैं, ए ई और डी। आगे बढ़ते हैं। ए सिट विद हिज बेस्ट फ्रेंड। ठीक है भाई, हिंदी में पढ़ते हैं। ए अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बेंच पर बैठा हुआ है। ये रही हिंदी वाली लाइन। अब इस लाइन को हिंदी में सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने कहा अपने, अपना तो भाई लड़की का भी अपना होगा, लड़के का भी अपना होगा। इस लाइन को इंग्लिश से सोल्व कर पाएंगे हम लोग। ए सिट विद हिज, हिज आता है लड़के के लिए, मतलब ए जो है वो क्या है, लड़का है। ए सिट विद हिज बेस्ट फ्रेंड इन बेंच ए, ए पहले बेंच पर बैठा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया भाई बेंच नंबर 2, और ये हो गया भाई बेंच नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम लोग। ई इज ब्रदर ऑफ सी, ई जो है ब्रदर है सी का, ई ब्रदर हो गया किसका, सी का। अच्छा, अब इस बेंच पे लड़की भी चाहिए मेरे को, तो डी बची, वो क्या है, लड़की हो चुकी है। 3 3 6 और एक 7, एक और बैठा हुआ है, और एक लड़का बचेगा। कौन बच गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी ई एफ जी, जी बचता है। तो जी जो है वो इधर आएगा, और इधर फिर लड़का ही होगा, क्योंकि हर बेंच पे एक एक लड़की चाहिए, बाकी लड़के हैं। हमने बैठा दिया, कर लिया। ऐसे या इससे थोड़े से आसान सवाल हमने पहले किए हैं, ये उससे थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मेंस की वीडियो में हो रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ए बी सी डी आर टू बी सीटेड इन ए रो बट बी एंड सी कैन नॉट बी टुगेदर। बी और सी साथ नहीं बैठ सकते भाई, 4 लोग हैं, बी और सी साथ नहीं बैठ सकते। ऑल्सो बी कैन नॉट बी एट द थर्ड प्लेस, बी जो है थर्ड प्लेस पे नहीं हो सकता है, तो बी को थर्ड प्लेस पे नहीं बैठाएंगे भाई हम लोग। और बी और सी साथ साथ नहीं आ सकते हैं, तो मैं बैठा हूं बेटा, बी को पहले बैठा दो, है ना, सी और डी साथ नहीं आ सकते, तो सी इधर आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, सी और डी साथ साथ नहीं होंगे। ए इधर आ गया और डी इधर आ गया, हो गया, आंसर आ गया। जय जिसका जो पूछा हो वो हम लोग बैठा देंगे। बस ऐसा नहीं कर सकते थे हम लोग ना कि सी आ गया और डी आ गया, ये ए आ गया, ये बी आ गया। तुम लोग को सर बी तो थर्ड स्थान पर नहीं आया है। ठीक है भाई, इधर से थर्ड पर नहीं आया है, लेकिन इधर से तो थर्ड पे आ गया, तो ये काम अपने को बिल्कुल भी नहीं करना था, थोड़ा सोच समझ के बैठाना था। हालांकि ये मैंने
पढ़ के अरेंज करके माइंड में करके कर लिया तो हो गया ऐसे। अदरवाइज अगर हम बंदों को बैठाते तो हमने कहीं ना कहीं पे गलती कर देनी थी, और गलती जो होती है ना वो हमेशा यही वाली गलती होती कि बी को एक तरफ से तो थर्ड पे नहीं आएगा, वो सही है, एक तरफ से तो सेकंड पे चला जाएगा, ठीक है भाई, लेकिन दूसरी तरफ से बेटा वो थर्ड पर आ जाएगा। अगर ये सवाल मेरे सॉल्यूशन से पहले करते तुम लोग ऐसा काम 100 में से 90 बच्चे ऐसा काम कर लेते, ठीक है। कुछ 10 बच्चे ऐसे थे कि जो 4 का डाटा ही सोच के कि यार 4 का डाटा है, क्यों मैं पॉसिबिलिटी बनाऊं, क्यों ना मैं सोच के कर लूं, तो वो वैसा काम कर सकता था, ठीक है भाई। फिलहाल इतना ही है। आप लोग कोर्स का बैच और उसकी वैलिडिटी सामने देख सकते हैं, परचेज करके अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। और बात करते हैं कि ऐप पे जाके इन सभी को डाउनलोड कीजिए कि क्वेश्चन भी हमारा दोनों लैंग्वेज हमारी, ऑप्शन हमारे, फिगर हमारे, सिर्फ आपको सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है भाई, जो कि आपको कोर्स में ही मिलेगा। जीके की ई बुक अवेलेबल है, वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के अलग अलग कोर्स अवेलेबल हैं, तो आप लोग परचेज करके पढ़ के और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम भाई।